चैप्टर 1। वेरा जेवियर के हाथ पैर सोफे से बंधे हुए थे। उसने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन 1 इंच भी हिल नहीं सकी। रस्सियों ने उसकी कलाइयों को बुरी तरह जकड़ लिया था, जिससे वे छिल गई थी और खून बह रहा था। कारा प्रेस्टन ने बेडरूम का दरवाजा खोला और उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गई। वेरा जेवियर, मुझे यकीन है कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम ये दिन देखोगी। कारा प्रेस्टन, तुम क्या चाहती हो? वेरा जेवियर ने उसे घूरते हुए पूछा। कारा प्रेस्टन, वेरा जेवियर की सबसे अच्छी दोस्त थी। कम से कम 3 दिन पहले तक वेरा यही मानती थी। उसके बाद की घटनाओं ने उसकी वास्तविकता को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। उसकी दत्तक मां की क्रूर हत्या, उसके जैविक पिता का इमारत से कूद जाना, उसकी कंपनी का बंद हो जाना और अंत में कारा द्वारा उसे इस सुनसान केबिन में बांध देना। मैं क्या चाहती हूँ? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। कारा प्रेस्टन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी तुमने नथानिएल नाथन पर अपना शिकंजा कस रखा है। तुम्हें उसे अपने पास रखने का हक क्यों होना चाहिए? वेरा ने उसे घूर कर देखा। क्या तुम नथानिएल से प्यार करती हो? तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो और तुम्हें अब जाकर समझ आ रहा है, कारा प्रेस्टन हंसते हुए बोली। अगर मैं नथानिएल से प्यार नहीं करती तो मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक क्यों बर्दाश्त करती? मैं तुम्हें कभी यह सोचने क्यों देती कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ? वेरा की आंखों में भड़कता गुस्सा देखकर उसने कहा, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारे जैसा देहाती लड़का मेरा दोस्त बनने लायक है? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इतने सालों तक तुम्हें झेलना कितना मुश्किल रहा है। वेरा को आखिरकार समझ आ गया कि इतने सालों से कारा उसके साथ इतनी अच्छी क्यों रही थी, मुश्किलों का सामना करते समय हमेशा उसकी मदद क्यों करती थी। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि बहुत लंबे समय तक वेरा ने कारा को अपने सारे राज बता दिए थे। वेरा ने दांत पीस लिए। कारा ने आगे कहा, चूंकि आज तुम्हारी मृत्यु तो होनी ही है, तो मुझे तुम्हें सब कुछ बताने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं नथानिएल से बेइंतहा प्यार करती हूँ, लेकिन उसकी नज़रें हमेशा सिर्फ तुम पर ही टिकी रहती हैं। और एक बात और, जब तुमने नथानिएल और सुसान काल्डवेल को एक साथ बिस्तर पर देखा था, वो सब मैंने ही रचा था। उनके बीच कभी कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे सारे शक मनगढ़ंत थे, जो मैंने जानबूझकर फैलाए थे। नथानिएल को सुसान कभी पसंद नहीं थी। उसने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। वेरा स्तब्ध रह गई। नथानिएल के साथ उसके रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव आए थे। वे शादी के कगार पर थे, लेकिन फिर कारा उसे शादी से ठीक पहले नथानिएल को रंगे हाथों पकड़ने के लिए ले गई थी। उसने नथानिएल और सुसान को अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद उसने नथानिएल को धोखेबाज और नीच इंसान मान लिया था और शादी रद्द हो गई थी। वह कारा पर बेतहाशा झपटी, लेकिन रस्सियों ने उसे जकड़ रखा था। 1 इंच भी हिलने में असमर्थ, वह केवल घृणा से घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी परेशानी देखकर कारा और भी खुश हो गई। और इसीलिए तो तुम्हें मरना होगा। तुम्हारे मरने के बाद ही नथानिएल आखिरकार मेरे साथ होगा। वह थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, मैंने सब कुछ पहले से ही तय कर लिया है। लगातार विनाशकारी आघातों से टूटकर तुम गैस चालू करके आत्महत्या करने का फैसला करते हो, लेकिन फिर गलती से आग लग जाती है और तुम खुद को जिंदा जला लेते हो। क्या तुम इस मृत्यु के कारण से संतुष्ट नहीं हो? वेरा गुस्से से भड़क उठी। कारा प्रेस्टन, तुम एक राक्षस हो। तुम्हें इसके लिए अपने कर्मों का फल मिलेगा। कारा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। ओह हाँ, एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना भूल गई। तुम हमेशा सोचती थी कि गोद लेने वाले परिवार से लौटने के बाद तुम्हारी जन्म देने वाली माँ ने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया, है ना? तो मैं तुम्हें एक छोटा सा राज बताती हूँ। तुम काल्डवेल परिवार की असली वारिस हो। जिस औरत को तुम अपनी माँ समझती थी, वह तुम्हारी माँ बिल्कुल नहीं है, वह सुसान काल्डवेल की माँ है। वेरा स्तब्ध रह गई। उसे याद नहीं था कि कारा कब चली गई, या उसके चारों ओर भयंकर आग कब भड़क उठी। झुलसा देने वाली गर्मी ने उसे झुलसा दिया और उसे निराशा के कगार पर धकेल दिया। मैं मरने वाली हूँ, है ना? तभी नथानिएल ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। उसने उसकी रस्सियां काट दी और उसे अपनी बाहों में उठाकर भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी छत का एक बीम गिर गया। एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पैर पर जा गिरा, जिससे उसका पैर टूट गया। वेरा ने उसे धक्का दिया। नथानिएल, यहाँ से चले जाओ। नथानिएल की गहरी निगाहें वेरा की निगाहों पर टिक गईं। वेरा, अगर तुम मर जाओ तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं जीना जारी रख पाऊंगा? वेरा के शरीर में एक तीव्र कंपन दौड़ गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह आदमी मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। मैं इतनी मूर्ख कैसे हो सकती थी? बार बार उसे खुद से दूर धकेलती रही।
उसने उसे गले लगा लिया। तुम कितने मूर्ख हो। आग भयंकर रूप से फैल गई और भी कई बीम गिर गए और उनके भागने का रास्ता बंद हो गया। नथानिएल ने बेहोश वेरा को गले लगाया और फुसफुसाते हुए कहा, हम साथ मरेंगे या साथ जिएंगे। वेरा की मरोड़ती चेतना चीख रही थी, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। अगर मुझे बस एक और मौका मिल जाए तो मैं फिर कभी इतनी मूर्खता नहीं करूंगी। जैसे ही एक आंसू गिरा, उसकी दृष्टि में एक सुनहरी क्रिस्टलीय बर्फ की परत खिल उठी। बाहर कारा भयंकर आग को देख रही थी, उसकी मुठ्ठियां भींची हुई थीं। आग बहुत भयंकर थी, फिर भी नथानिएल ने बिना एक पल भी हिचकिचाए उसमें छलांग लगा दी थी। वह वेरा के साथ जीने की बजाय उसके साथ मरना पसंद करता था। उसके गले से एक दबी हुई चीख निकली और उसका दिमाग चकनाचूर हो गया। चैप्टर 2। वेरा जेवियर सिर पकड़कर उठ बैठी। बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। कारा प्रेस्टन ने उसके लिए जाल बिछाया था और उसे आग में जलकर मरने के लिए छोड़ दिया था। उसे अभी भी असहनीय दर्द और अपने शरीर के जलने की आवाज़ साफ साफ याद थी। तो फिर अब सिर्फ उसके सिर में ही दर्द क्यों हो रहा था? उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। कमरा फूलों वाली लेस के पर्दों, गद्देदार कोनों वाले नक्काशीदार महोगनी फर्नीचर, एक सुंदर वेनिटी और गुलाबी चादर व रजाई के सेट से खूबसूरती से सजा हुआ था। ये सब उसी शैली में सजाया गया था जिसे वह किशोरावस्था में पसंद करती थी। वह असमंजस में थी। मैं कहाँ हूँ? तभी दरवाजा खुला और मंद रोशनी से कमरा जगमगा उठा। रोशनी इतनी तेज थी कि उसने सहज ही अपनी आंखों को बचाने के लिए हाथ उठा लिया। तभी उसने देखा कि उसका हाथ खून से सना हुआ था। वह जम सी गई। सुबह की धूप से जगमगाता एक लंबा चौड़ा प्रभावशाली व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आया। सुनहरी रोशनी में उसकी आकृति बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसके हर स्थिर कदम से मानो उसका दिल धड़क रहा था। वेरा जेवियर को यह दृश्य बेहद जाना पहचाना लगा। जब वह 18 साल की थी, तब नथानिएल नाथन ने उसकी अपनी शादी से उसका अपहरण कर लिया था और उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। भागने की कोशिश में उसका सिर दीवार से टकरा गया था, जिससे वह घायल हो गई थी। उसे यह बात अच्छी तरह याद थी। यह 1994 की बात है। अगले ही पल लंबी पतली उंगलियों वाले एक हाथ ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। मृत्यु का तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? उसने ठंडे स्वर में पूछा। जैसे ही वेरा ने अपना सिर उठाया, उसने नथानिएल नाथन का चेहरा देखा। नथानिएल नाथन का चेहरा इतना सुंदर कि कोई भी फिल्म स्टार शर्मिंदा हो जाए, और उसकी आंखें इतनी गहरी कि उनमें डूब जाया जा सके। इस समय वे तीव्र भावनाओं के तूफान को दबा रही थी। फिर भी उसका चेहरा उस नथानिएल से कहीं अधिक युवा था जिसे वह याद करती थी। उसके दिल में उथल पुथल मच गई। क्या नथानिएल मुझे बचाने की कोशिश में आग में मेरे साथ नहीं मरा था? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ हो? उत्साह से अभिभूत होकर वह अविश्वास से आंखें फाड़कर उसे घूरने लगी। उसने उसके हावभाव को स्पष्ट रूप से गलत समझा। अब तुम मुझसे सचमुच नफरत करती होगी, उसने ठंडी आवाज में पूछा, क्योंकि मैंने वेस्ली केन से तुम्हारी शादी बर्बाद कर दी और तुम्हें उससे शादी करने से रोक दिया। उसके शब्दों को सुनकर वेरा की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। हाँ, पिछले जन्म में मैं बिल्कुल यही मानती थी। नथानिएल नाथन ने उसे वेस्ली केन से उसकी शादी तोड़ दी थी। उसे विश्वास था कि उसने उसकी जीवन भर की खुशी छीन ली है और वह उससे दिल से नफरत करती थी। अगले 10 वर्षों तक उसने उसके साथ रहने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसे लगातार उसकी अवहेलना ही मिली। हर बार जब वे मिलते तो उनका सामना एक कड़वी लड़ाई में होता, जो अंतहीन गलतफहमियों से और भी बढ़ जाती थी। और फिर भी यही वह व्यक्ति था जो उसे बचाने की कोशिश में जिंदा जल गया था। वही व्यक्ति जिसने मृत्यु में भी अपने शरीर का इस्तेमाल उसके शरीर को बचाने के लिए किया था। इस दुनिया में कितने लोग तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे? नथानिएल नाथन ने हाथ बढ़ाकर ठंडेपन से उसके आंसू पोंछे। पर तुम सचमुच मूर्ख हो, वेरा जेवियर। ऐसे आदमी के लिए खुदकुशी करने की सोच रही हो। ये बहुत दुख की बात है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेती। क्या मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी तभी तुम मुझे जाने दोगे? वेरा ने कोमल स्वर में पूछा। उसकी आवाज मधुर थी, मानो किसी चिड़िया का मीठा चहचहाता गीत हो। बिल्कुल सही, नथानिएल ने उसकी ओर देखते हुए कहा। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो बेहतर होगा कि तुम अपनी बाकी जिंदगी यहीं कैद में बिताने के लिए तैयार रहो। वेरा की आंखें लाल हो गईं। पिछले जन्म में भी उनकी ऐसी ही बातचीत हुई थी। तब उसके शब्दों ने उसे बुरी तरह क्रोधित कर दिया था और उसने उसे जोर से काट लिया था।
लेकिन उसने कभी भी उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की थीं। उसका प्रस्ताव अंततः केवल उसकी रक्षा के लिए था। वह उसके असली इरादों को कभी समझ नहीं पाई थी। अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास हुआ कि उस समय वह उसके साथ अविश्वसनीय रूप से धैर्यवान था। चैप्टर 3। ठीक है, चलो शादी कर लेते हैं, वीरा ने धीरे से कहा। वह मेरी रक्षा करना चाहता है, इसलिए मैं उसे यह मौका दूंगी। मैं उसके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करूंगी, अपना दिल खोलूंगी और उसे स्वीकार करने की कोशिश करूंगी। उससे प्यार करने की कोशिश करूंगी। नथानिएल पूरी तरह से अचंभित रह गया। आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और भौहें तन गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? वीरा ने दीवार का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया। वह उसकी आंखों में सीधे देखना चाहती थी, लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि वह उससे काफी लंबा है। इसलिए वो पास के एक स्टूल पर चढ़ गई और पूरी गंभीरता से बोली, नथानिएल नाथन, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। नथानिएल ने उसे घूरते हुए पूछा, वीरा, अब तुम किस तरह का खेल खेल रही हो? वह वेस्ली केन से बहुत प्यार करती है। वह मुझसे शादी करने के लिए भला क्यों राजी होगी? उसके अचंभित चेहरे को देखकर वीरा को अचानक लगा कि वह उतना क्रूर और डरावना नहीं है जितना वह सोचती थी। उसने आह भरी और अपने हाथ फैला दिए। अब मैं तुम्हारी बंदी हूँ। मैं भला क्या खेल खेल सकती हूँ? नथानिएल की निगाहें गहरी हो गईं। वीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करने से डर रहे हो? या तुमने जब कहा था कि तुम शादी करना चाहते हो, तो क्या तुम मजाक कर रहे थे? क्या तुम्हारा मतलब सच में शादी करना नहीं था? बिल्कुल नहीं, नथानिएल ने उसकी ओर देखते हुए कहा। वीरा, तुमने ही तो ये बात उठाई थी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ। वीरा के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। हाँ, तुमने मुझे मजबूर नहीं किया। ये सब मेरी अपनी मर्जी है। यह आदमी, मेरे पिछले जन्म में और इस जन्म में भी, वह हमेशा से बहुत अभिमानी और अड़ियल रहा है। वह बहुत गहराई से प्यार करता है, लेकिन वह कभी भी खुलकर प्यार शब्द नहीं बोलता। नथानिएल की निगाहें जिज्ञासा से भर उठीं। वीरा स्टूल से नीचे उतरी, लेकिन उसका शरीर लड़खड़ाया और वह जमीन की ओर गिर पड़ी। उसने उसे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया और उसके आसपास का वातावरण तुरंत ठंडा हो गया। क्या अभी भी आत्महत्या करने की कोशिश कर रही हो? बिल्कुल नहीं, वीरा ने गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए कहा। जिसने भी मौत का स्वाद चखा हो, वह दोबारा इसका अनुभव नहीं करना चाहेगा। बस मेरा संतुलन बिगड़ गया और कुछ नहीं। वीरा की निगाहें उसके चेहरे पर घूम गईं। नथानिएल, क्या कभी किसी ने तुम्हें बताया है कि तुम सुंदर हो? नथानिएल एक पल के लिए थम गया, उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। वीरा ने गंभीरता से कहा, तुम तो शांत और आकर्षक व्यक्तित्व वाले हो। जिस तरह से तुम भौहें चढ़ाते हो, उससे एक दूरी का एहसास होता है। ये डरावना है। अगर तुम डरे हुए हो, तो अच्छे बच्चे बनो और मुझे उकसाओ मत, नथानिएल ने शांत भाव से कहा। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उनकी भौहें तन गईं। वीरा के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे। नथानिएल, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें फिर कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। इसलिए तुम भी मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार मत करना, ठीक है? नथानिएल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और नौकर से पानी का एक बर्तन मंगवाया ताकि वह अपना चेहरा धो सके। उसके माथे पर लगे घाव का इलाज हो चुका था और उसे सफ़ेद पट्टी से ढक दिया गया था। उसके हाथों पर लगा खून किसी खरोंच का था। वीरा सीधे पानी में हाथ धोने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन नथानिएल ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम ऐसे ही हाथ धोगी? ये तो बस एक छोटा सा कट है, कुछ नहीं है, वीरा ने अपने हाथ पर लगे छोटे से घाव को देखते हुए कहा। सच में, ये बहुत छोटा था, 1 सेंटीमीटर से भी कम लंबा। उसने पानी में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे वापस खींच लिया। अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो हिलना मत। वीरा अचंभित होकर देखती रही जब उसने चिमटी और रुई उठाई। उसने सावधानीपूर्वक उसके हाथ से खून साफ किया, आयोडीन से उसे कीटाणुरहित किया और फिर उसके हाथ पर जालीदार पट्टी बांध दी। उसके हाव भाव अप्रशिक्षित थे और उसकी तकनीक बेहद खराब थी। मामूली सा घाव था, फिर भी उसने किसी तरह उसके हाथ को सॉसेज की तरह लपेट दिया। चैप्टर 4। वीरा जेवियर ने अपने हाथों को देखा, थोड़ी स्तब्ध सी, लेकिन भीतर ही भीतर वह बहुत भावुक हो गई थी। एक सुखद अनुभूति उसके भीतर फैल गई थी। उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि नथानिएल नाथन कितनी सावधानी से हरकतें कर रहा था। उसके दर्जे का कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार तभी करता जब वह सचमुच उससे प्यार करता हो। पिछले जन्म में मैं कितनी मूर्ख रही होंगी कि मैं उनकी सच्ची भावनाओं को नहीं समझ पाई। उसके हाथ पर पट्टी बांधने के बाद बटलर रोनन टेट उन्हें नागरिक मामलों के ब्यूरो ले गया।
कार में बैठे रोनन टेट ने सावधानीपूर्वक रियरव्यू मिरर की ओर देखा। वेरा ज़ेवियर वहां चुपचाप बैठी थी, जो पिछले 2 दिनों के उसके उग्र और आत्मविनाशकारी व्यवहार से बिल्कुल विपरीत थी। उसकी वर्तमान आज्ञाकारिता लगभग विचलित करने वाली थी। जैसे ही वे कार से उतरे, उसने दबे स्वर में नथानियल नाथन को चेतावनी दी, महोदय, मुझे डर है कि यह युवती की एक चाल है। वह किसी भी क्षण हंगामा खड़ा कर सकती है और भागने की कोशिश कर सकती है। नथानियल नाथन ने उसे तिरछी नज़र से देखा और रोनन को तुरंत एक तीखी ठंडक महसूस हुई और उसने सहज रूप से एक बड़ा कदम पीछे ले लिया। नथानियल ने उस पर और ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें वेरा ज़ेवियर पर टिकी थीं जो कार से बाहर निकली। वह बेहद खूबसूरत, प्यारी और प्रतिभाशाली थी। हर बार जब वह उन्हें देखता तो उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई देती। उसे देखते हुए उसकी निगाहें जटिल थीं। अगर वह उसे बाहर लाने के लिए सिर्फ उसे बहला रही थी, तो ये भीड़भाड़ वाली जगह उसके भागने का सही मौका थी। पहली बार आमतौर पर शांत रहने वाले नथानियल नाथन को घबराहट का एहसास हुआ। उन्हें डर था कि वह कुछ ऐसा घिनौना काम कर देगी, उससे बचने का कोई रास्ता खोज लेगी और वेस्ली केन के पास वापस चली जाएगी। उसने मन ही मन कसम खाई कि अगर उसने भागने का जरा सा भी इरादा दिखाया, तो वह उसे बेहोश कर देगा, उसे घसीटकर वापस कार में ले जाएगा और फिर कभी उसे बाहर नहीं निकलने देगा। लेकिन 3 कदम चलने के बाद उसने देखा कि वह उसके पीछे नहीं आया है। वह पीछे मुड़ी, उसकी चमकदार आंखें उस पर टिकी थीं और उसने कहा, क्या हुआ? मुझसे शादी करने के अपने वादे पर पछता रहे हो? अभी भी पीछे हटने का समय है। किसने कहा कि मुझे इसका पछतावा है? नथानियल नाथन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने हाथ बढ़ाया, उसे पकड़ा और नागरिक मामलों के ब्यूरो में खींच ले गया, मानो उसे डर हो कि वह भाग जाएगी। वेरा ज़ेवियर थोड़ी असहाय महसूस कर रही थी। चूंकि मैंने उसे स्वीकार करने की कोशिश करने का फैसला कर लिया है, इसलिए भागने का कोई रास्ता नहीं है। वह इतना घबराया हुआ क्यों है? जब नागरिक मामलों के ब्यूरो के क्लर्क ने दस्तावेजों पर मुहर लगाए और उन्हें छोटी लाल पुस्तिकाएं सौंपी, तो नथानियल नाथन ने अनजाने में राहत की सांस ली। आखिरकार उनकी शादी हो गई थी और उसने इसे भागने के अवसर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया था। यह अचानक और इतना बड़ा बदलाव क्यों? जब उसने उसकी ओर देखा तो उसकी निगाहों में एक नया, खोजपूर्ण भाव आ गया। वेरा ज़ेवियर विवाह प्रमाण पत्र पर उन दोनों की तस्वीर को देखती रही, अब भी वह अचंभित थी। हम सचमुच शादीशुदा हैं। उसे नहीं पता था कि यह जीवन अंततः उन्हें कहाँ ले जाएगा, लेकिन आज उसे अपने चुनाव पर कोई पछतावा नहीं था। और उसे अभी बहुत कुछ करना बाकी था। जिन लोगों ने उसे तंग किया था, वे अभी भी बाहर थे, खुशहाल और बेफिक्र जिंदगी जी रहे थे। वह सिर्फ उसकी शरण में नहीं छिप सकती थी। चूंकि ईश्वर ने उसे दोबारा जीने का मौका दिया था, इसलिए वह इस जीवन को शानदार बनाने वाली थी। तो उसने उसकी ओर देखा और कहा, हमारी शादी के बारे में मेरी कुछ विनतियां हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मना नहीं करेंगे। तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन मना करना है या नहीं, यह मैं खुद तय करूंगा, नथानियल नाथन ने ठंडे लहजे में कहा। अगर वह सिर्फ नाम की शादी का प्रस्ताव रखने वाली थी, यानी पति पत्नी के सभी कर्तव्यों को निभाने से इनकार करने वाली थी, तो वह बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। वेरा ज़ेवियर ने गंभीरता से कहा, पहली बात तो यह है कि मैं अभी हाई स्कूल में सीनियर हूँ और कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं जल्द ही आने वाली हैं। मुझे उम्मीद है कि हम फिलहाल अपनी शादी को गुप्त रख पाएंगे। नथानियल ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्या तुमने पढ़ाई छोड़कर शादी करने का फैसला इसलिए नहीं किया था क्योंकि तुम अपनी आखिरी परीक्षा में पूरे स्कूल में सबसे आखिरी स्थान पर आई थी? प्रेस्टन परिवार ने यही कहानी सबको सुनाई थी और सबने इसी पर विश्वास किया था। चैप्टर 5। वो तो बस मेरी आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया थी, वेरा ज़ेवियर ने जवाब दिया। मैंने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है और मैं अब भी पढ़ाई करना चाहती हूँ। आप बहुत ज्ञानी और सफल हैं। अगर मैं कॉलेज ही नहीं जाऊंगी तो मैं आपकी बराबरी कैसे कर पाऊंगी? आप नहीं चाहेंगी कि भविष्य में हमारे बीच संवाद की कमी हो जाए, है ना? असल में कॉलेज छोड़कर शादी करने का फैसला उसकी मां रोना लैंगडन ने उसके लिए लिया था। परीक्षा में वेरा के पूरे स्कूल में सबसे आखिरी स्थान पर आने के बाद रोना लैंगडन ने उसे बुरी तरह से फटकारा और कहा कि वह पढ़ाई के लायक नहीं है और उसे शादी कर लेनी चाहिए। इसके अलावा कारा प्रेस्टन भी आग में घी डाल रही थी और वेस्ली केन की खूब तारीफ कर रही थी। इसलिए कारा मान गई और रोना लैंगडन ने जल्दबाजी में उसकी शादी वेस्ली से करवा दी। अपने पिछले जीवन में वह हठपूर्वक मानती थी कि वेस्ली केन उसका राजकुमार है, लेकिन वास्तविकता ने उसे करारा तमाचा मारा। अपने पिछले जीवन में उसे अपनी मृत्यु से 1 सप्ताह पहले ही पता चला था कि वेस्ली केन एक नीच इंसान के अलावा कुछ नहीं था।
उसने उससे केवल उसके परिवार की प्रतिष्ठा और उसके पिता के प्रभाव के लिए शादी की थी। उसने उससे कभी प्यार नहीं किया था। नथानिएल नाथन ने अनिच्छा से उसकी बात मान ली। कम से कम उसने स्कूल जाने की उसकी इच्छा का समर्थन तो किया। और दूसरी बात, नथानिएल ने पूछा। वेरा जेवियर ने उसकी ओर देखा और कहा, जब तक मैं स्कूल में हूँ, मैं घर पर रहना चाहूंगी। बिल्कुल नहीं, नथानिएल ने उसकी बात काटते हुए कहा। अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। वेरा जानती थी कि वह उसे घर पर क्यों नहीं रहने देना चाहता था। इसकी वजह यह थी कि जन्म के समय वेरा और कारा प्रेस्टन की अदला बदली हो गई थी। हालांकि वेरा अपने असली परिवार के पास लौट आई थी, कारा अभी भी प्रेस्टन परिवार में ही रह रही थी। उसकी माँ रोना लैंगडन कारा को बहुत प्यार करती थी और वेरा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, हर बात पर उसे तंग करती थी। उसे डर था कि उसे तंग किया जाएगा। वह चलकर उसके पास गई। बिना कुछ कहे उसने बस उसकी ओर देखा। उसकी चौड़ी चमकती आंखों में दर्द और विनती का मिलाजुला भाव था। उसकी यह एक ऐसी नज़र थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सका। स्पष्ट रूप से असहज होकर उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। तुम घर पर रहने पर इतनी जिद क्यों कर रही हो? वेरा ने धीरे से कहा, मुझे पता है मैं बहुत कुछ मांग रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी एक छात्रा हूँ। अगर मैं कहीं और रहने लगूँ, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी माँ और कारा प्रेस्टन मेरे बारे में कितनी बुरी बातें कहेंगी। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैं किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। वेरा ने इसका फायदा उठाते हुए कहा, वैसे भी अगर कोई सच में मुझे धमकाने की कोशिश करता है, तो तुम मेरे साथ रहोगे, है ना? तुम चुपचाप खड़े होकर मुझे धक्के खाते हुए नहीं देखोगे, है ना? नहीं, मैं नहीं कर सकता, नथानिएल ने सहज भाव से कहा। वेरा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, धन्यवाद। तभी नथानिएल को एहसास हुआ कि वह सीधे उसके जाल में फंस गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसे इस एहसास से कोई आपत्ति भी नहीं थी। वेरा ने आगे कहा, तीसरी कोई बात नहीं है, नथानिएल ने बीच में ही टोकते हुए कहा। मेरी सीमा सिर्फ इन 2 बातों पर है। अगर तुमने जोखिम उठाने की हिम्मत की, तो तुम्हें अभी मेरे साथ घर चलना होगा। वेरा ने उसकी ओर देखा। क्या तुम सच में मेरे साथ ठीक से डेट नहीं करना चाहते? नथानिएल ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। हम शादीशुदा तो हैं, लेकिन हमने कभी डेटिंग नहीं की। इसलिए मेरी तीसरी शर्त यह है कि हम एक दूसरे के साथ ठीक से डेट पर जाएं। क्या आप सच में इसके लिए मना करने वाले हैं? नथानिएल को अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। क्या वह मुझसे डेट करना चाहती है? क्या वह सचमुच मेरे साथ रहना चाहती है? उसने उसकी ओर एक नज़र डाली। वह वहाँ खड़ी थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, उसके बालों की लंटें उसके माथे के घाव को छुपा रही थी। वह बेहद खूबसूरत और जीवंत लग रही थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने मन ही मन सोचा, वेरा जेवियर, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो? अगर तुमने ऐसा किया, तो मैं। चैप्टर 6। हालांकि नथानिएल नाथन के शब्द कठोर थे, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि वह उसे कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। उसे मारना, वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे डांटना, वह ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह उस पर उन तरीकों का इस्तेमाल करने में और भी ज़्यादा हिचकिचा रहा था जो वह दूसरों के लिए आरक्षित रखता था। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं सहमत हूँ। वेरा जेवियर की आंखें उसकी ओर देखते ही चमक उठी और उसने गंभीरता से कहा, तो फिर बात पक्की हो गई। जब वेरा जेवियर प्रेस्टन एस्टेट लौटी तो लगभग अंधेरा हो चुका था। कारा प्रेस्टन आंगन में खड़ी थी और वेरा को देखते ही उन्होंने तुरंत पुकारा, बहन, पिछले कुछ दिनों से तुम कहाँ थी? वेरा जेवियर ने उसकी ओर एक नज़र डाली। उसकी बहन की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। कारा प्रेस्टन ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस बार सुरक्षित लौट आएगी। कारा प्रेस्टन ने झटपट अपने चेहरे पर चिंता का भाव ला दिया। बहन, तुम आखिरकार वापस आ ही गई। अगर तुम जल्दी नहीं लौटी होती तो मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाते। वेरा जेवियर ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, और तुम? क्या तुम्हें मेरी चिंता थी? कारा प्रेस्टन एकदम जम गई। जब से वेरा जेवियर प्रेस्टन परिवार में लौटी थी, तब से वह हमेशा डरपोक और सतर्क रहती थी, मुश्किल से बोलने की हिम्मत करती थी, किसी को इतनी सीधे नज़र से देखना तो दूर की बात थी। ये पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि वेरा जेवियर वास्तव में कितनी खूबसूरत थी। हालांकि उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी विशेषताएं कोमल और परिष्कृत थीं। विशेष रूप से उसकी आंखें जीवंतता और स्थिरता का एक मोहक मिश्रण थीं। वह हमेशा खुद को खूबसूरत समझती थी,
लेकिन इस तुलना में वेरा ने उसे अप्रत्याशित रूप से मात दे दी। वह मन ही मन खुद को कोसने लगी, तुम तो पहले ही जा चुकी थी, तो फिर वापस क्यों आए? वेरा जेवियर की आंखों में तिरस्कार की एक झलक दिखाई दी। पिछले जन्म में मैं कितनी अंधी रही होंगी कि मैंने कारा प्रेस्टन को अपनी सबसे भरोसेमंद राजदार माना और उसके साथ अपने सारे राज साझा किए। वेरा ने कारा की बात अनसुनी कर दी और अंदर जाने लगी। अचानक कारा ने होश में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। बेशक मुझे तुम्हारी चिंता थी बहन, क्या तुम वेस्ली केन से प्यार नहीं करती? फिर अपनी ही शादी से क्यों भाग रही हो? शादी से भाग गई थी। वेरा को अब याद आया, जब मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी तब नथानियल नाथन ने मेरा अपहरण कर लिया था। इसीलिए किसी को पता नहीं चला कि उसने शादी में घुसपैठ की थी। सबने यही सोचा कि मैं भाग गई थी। वेरा जेवियर के जवाब देने से पहले ही रोना लैंगडन हाथ में पंखों वाला झाड़ू लिए घर से बाहर निकली। जोरदार दहाड़ के साथ उसने झाड़ू सीधे वेरा के सिर पर घुमा दी। वेरा जेवियर, अगर शादी से भागने की तुम्हारी हिम्मत थी तो वापस आने की जरूरत ही नहीं थी। देखो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालती हूँ। वेरा जेवियर ने रोना लैंगडन के क्रूर चेहरे को घूर कर देखा। अपने पिछले जन्म में मैं कभी नहीं समझ पाई कि मेरी अपनी माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। पुनर्जन्म के बाद ही मुझे पता चला कि रोना लैंगडन मेरी जैविक माँ बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तो वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। उसने फेदर डस्टर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन एक मजबूत हाथ ने उसे पहले ही पकड़ लिया। उसने ऊपर देखा तो सामने घर का मुखिया ज़ेकरी प्रेस्टन खड़ा था। जब तक वेरा सुरक्षित वापस आ जाती है, बस यही मायने रखता है। बाकी सब बातें हम बाद में कर लेंगे। रोना लैंगडन की आंखें गुस्से से लाल थीं। तुम्हारा मतलब क्या है, जब तक वह सुरक्षित वापस आ जाए? देखो उसने क्या किया है। क्या कोई सभ्य इंसान ऐसा करेगा? बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था, देहात में पली बढ़ी, एकदम असभ्य। बस करो। ज़ेकरी प्रेस्टन की आवाज़ तेज हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हमारे साथ पली बढ़ी या ग्रामीण इलाके में वह हमारी बेटी है। रोना लैंगडन गुस्सैल स्वभाव की थी और आमतौर पर घर की सारी बागडोर उसी के हाथ में रहती थी। हालांकि ज़ेकरी प्रेस्टन ही घर का मुखिया था, इसलिए वह आमतौर पर खुलेआम उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन आज रात वह वेरा जेवियर को सबक सिखाने पर तुली हुई थी। उसने वेरा जेवियर को घूरते हुए कहा, अगर तुमने आज अपनी शादी से भागने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो फिर दोबारा इस घर में कदम रखने की हिम्मत मत करना। तुम्हें क्या पता तुमने क्या कर दिया है? तुम्हारी वजह से हमारा परिवार पूरे रिहायशी इलाके में हंसी का पात्र बन गया है। चैप्टर 7। रोना लैंगडन हमेशा से ही मुखर थी और अब भी उसका इरादा चुप रहने का नहीं था। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि पूरे रिहायशी परिसर में लगभग हर कोई जान गया कि भागी हुई दुल्हन वेरा जेवियर वापस लौट आई है। कारा प्रेस्टन की निगाहें घूमी और उन्होंने मीठी आवाज में कहा, वेरा, तुम वेस्ली केन से इतना प्यार करती हो कि शादी से भाग नहीं सकती। क्या कुछ बदमाशों ने तुम्हारा अपहरण कर लिया? अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ है तो हमें बता दो। मम्मी पापा तुम्हारा साथ देंगे। पहली नज़र में तो उसके शब्द वेरा के बचाव में लग रहे थे, लेकिन उनका अंतर्निहित अर्थ भयावह था। कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता था कि बदमाशों द्वारा अगवा की गई एक खूबसूरत युवती का क्या हाल होगा। कारा प्रेस्टन की मंशा दुर्भावनापूर्ण थी। वेरा ने सिर हिलाया, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं खुद शादी से भाग गई थी। कारा प्रेस्टन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। रोना लैंगडन गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि वेरा ने उसे बीच में ही रोक दिया और ज़ेकरी प्रेस्टन की ओर मुड़कर बोली, पिताजी, मैं इसलिए भागी हूँ क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहती। रोना लैंगडन आखिरकार भड़क उठी। तुम्हें पढ़ाई करनी है, खुद को देखो। तुम हर परीक्षा में पूरे स्कूल में सबसे आखिरी नंबर पर आते हो। तुम्हारी वजह से कारा को भी उसके सहपाठियों द्वारा चिढ़ाया जाता है। और तुम जैसे किसी को अभी भी पढ़ाई की बातें करने की हिम्मत कैसे होती है? कारा ने बीच में कहा, बिल्कुल सही बहन, तुम्हें हर परीक्षा में 0 अंक मिलते हैं। तुम्हारे लिए पढ़ाई करना सिर्फ समय की बर्बादी है। वेरा ने कारा की तरफ देखा, क्या तुम्हें ये बिल्कुल नहीं पता कि मुझे हर परीक्षा में 0 अंक क्यों मिलते हैं? कारा का चेहरा भावहीन हो गया। हर परीक्षा से पहले वह वेरा के कान में फुसफुसाती थी, बहन, चाहे तुम कितना भी अच्छा करो, माँ तुम्हें कभी कॉलेज नहीं जाने देगी। वह चाहती है कि तुम किसी कारखाने में काम करो और परिवार के लिए पैसे कमाओ। अतीत की वेरा उस पर विश्वास करती थी। रोना लैंगडन को खुश करने के लिए उसने जानबूझकर हर बार अपनी परीक्षा में गड़बड़ी की थी। कारा की आंखों में आंसू भर आए। बहन,
तुम क्या कहना चाह रही हो? परीक्षा के पेपर पर तुम लिखती हो, मैं नहीं। मुझे भला कैसे पता चलेगा कि तुम्हें 0 अंक क्यों मिले? वह स्वभाव से ही नाजुक दिखती थी, और अब उसकी आंखों के कोनों में आंसू भरे हुए थे। वह दिल दहला देने वाली दयनीय लग रही थी, मानो वेरा ही उसे तंग कर रही हो। ये देखकर रोना लैंगडन का दिल दुख से भर गया और उसने तुरंत वेरा पर बरसते हुए कहा, तुम स्कूल के लायक नहीं हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कारा पर दोष लगाने की? वेरा ज़ेवियर, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? बस बहुत हो गया। ज़ैकरी प्रेस्टन का सब्र आखिरकार टूट गया। जो भी हो, वेरा वापस आ गई है। चलो अंदर चलते हैं। आंगन के बाहर से कई पड़ोसी गर्दनें झुकाकर देख रहे थे। अपमान महसूस करते हुए रोना लैंगडन वेरा को धक्का देने लगी और बड़बड़ाने लगी, तुम बिल्कुल कलंक हो। मैंने ऐसी निकम्मी चीज को जन्म कैसे दिया? वेरा रोना के स्वभाव को जानती थी। अभी उससे बहस करना व्यर्थ होगा। इससे केवल डांट फटकार और उत्पीड़न का एक और दौर ही शुरू होगा। इस समय वह बहुत कमजोर स्थिति में थी, सीधे टकराव की कोई आवश्यकता नहीं थी। परिवार के अंदर जाते ही रोना लैंगडन ने मुख्य दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा गुस्से से भरा हुआ था। उसने साफ साफ कहा, कल तुम केन परिवार के घर जाओगे। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वेरा ने धीमी आवाज में कहा, वेस्ली केन और मैंने कभी शादी का लाइसेंस नहीं लिया, न ही हमने कोई औपचारिक शादी समारोह किया। उसका मतलब स्पष्ट था, इन परिस्थितियों में उसके पास केन परिवार के घर में रहने का कोई आधार नहीं था। रोना लैंगडन फिर से गाली गलौज शुरू करने ही वाली थी कि ज़ैकरी प्रेस्टन ने वेरा से पूछा, क्या तुम सच में पढ़ाई करना चाहती हो और शादी नहीं करना चाहती? उसके पिता होने के नाते ज़ैकरी को लगा कि उसे इस मामले की तह तक जाना होगा। चैप्टर 8। वेरा ज़ेवियर ने सिर हिलाया। ज़ैकरी प्रेस्टन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, रोना, कल जाओ और केन परिवार से मिले सगाई के उपहार लौटा दो। रोना लैंगडन तुरंत गुस्से से भड़क उठी और उसकी बात काटते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। वह हमेशा से ही कंजूस थी। एक बार कोई चीज उसके हाथ में आ जाती थी तो उसे वापस लेने की कोशिश करना मानो जान जोखिम में डालने जैसा था। ज़ैकरी प्रेस्टन ने गुस्से में अपना हाथ मेज पर पटका। और क्यों नहीं, भले ही वेरा हमारे साथ पली बड़ी न हो, फिर भी वह हमारी बेटी है। वह शादी नहीं करना चाहती, तो क्या आप उसे जबरदस्ती शादी करवाने की योजना बना रहे हैं? ज़ैकरी प्रेस्टन को इतना गुस्सा पहली बार आया था। रोना लैंगडन का घमंड थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी उसने बहस करते हुए कहा, शादी के लिए सबसे पहले तो उसने ही सहमति दी थी, और अब वो पीछे हट रही है। शादी एक गंभीर मामला है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे वो अपनी मर्जी से कर या न कर ले। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ, वेरा ज़ेवियर ने किनारे से दबी हुई आवाज में कहा। रोना लैंगडन तुरंत चिल्लाने लगी, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने कभी शादी करने की इच्छा नहीं जताई। तुम छोटे बदमाश, झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करते हो? ये कहते ही उसके भाषण में कुछ तीखापन कम हो गया। ऐसा लगा जैसे वेरा ज़ेवियर ने सचमुच कभी शादी करने की इच्छा जाहिर ही नहीं की थी। रोना ने वेरा की राय लिए बिना ही सारी योजना खुद ही बना ली थी। वह हैरान थी, वेरा ज़ेवियर पहले इतनी सीधी सादी थी, जिसे मैं अपनी मर्जी से ढाल सकती थी। अचानक वह इतनी साहसी कैसे हो गई? क्या उसकी पहले की विनम्रता सिर्फ एक दिखावा थी? हालात बदलते देख कारा प्रेस्टन ने तुरंत अपनी मां का समर्थन किया। बहन, तुमने भले ही यह न कहा हो कि तुम शादी करना चाहती हो, लेकिन जब मां शादी की योजना बना रही थी, तब तुमने कभी यह भी नहीं कहा कि तुम शादी नहीं करना चाहती। वह बेसब्री से वेरा ज़ेवियर की शादी होने और चले जाने का इंतजार कर रही थी। तब वह फिर से प्रेस्टन परिवार की इकलौती युवती बन जाएगी। उसे वेरा ज़ेवियर को देखना भी पसंद नहीं था। आंखों में आंसू भर लिए वेरा ज़ेवियर ने ज़ैकरी प्रेस्टन की ओर देखते हुए कहा, पापा, जब भी मैं माँ से बात करने की कोशिश करती हूँ, वह हमेशा ऐसे ही बर्ताव करती है। मुझे डर लगता है कि कहीं वह मुझे मार न दे। मार पड़ने के डर से उसने अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। यही कारण था कि उसने कभी वेस्ली केन से शादी करने की अपनी अनिच्छा को जाहिर नहीं किया था। वह अच्छी तरह जानती थी कि प्रेस्टन परिवार में ज़ैकरी प्रेस्टन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो वास्तव में उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। रोना लैंगडन ने उस समय ज़ैकरी प्रेस्टन से बच्चों की अदला बदली की बात छिपा रखी थी, इसलिए उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वेरा ज़ेवियर उसकी जैविक बेटी नहीं थी। वेरा ज़ेवियर की दयनीय, सहमी हुई मुद्रा और फिर रोना लैंगडन के उग्र भाव को देखकर ज़ैकरी प्रेस्टन ने भौहें चढ़ाईं। रोना, चाहे कुछ भी हो जाए, वेरा हमारी बेटी है। रोना लैंगडन की आंखों में क्रोध भड़क उठा। काश मैंने उसे जन्म ही न दिया होता।
मैं केन परिवार से शादी नहीं तोड़ रही हूँ। वह कल उनके घर जा रही है और मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। इतना कहकर वह गुस्से में ऊपर की ओर चली गई। कारा प्रेस्टन ने कहा, पापा, मैं मम्मी को शांत करने की कोशिश करती हूँ। और वह उनके पीछे पीछे ऊपर चली गई। वेरा जेवियर ने पलकें झपकाईं। कारा शायद रोना लैंगडन को शांत करने के लिए ऊपर नहीं जा रही है, उसने सोचा। वह तो आग में घी डालने जा रही है। उसने धीरे से कहा, पापा, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और कोई शरारत नहीं करूंगी। जब आप बड़े हो जाएंगे तो मैं वादा करती हूँ कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये शब्द केवल ज़ैकरी प्रेस्टन को शांत करने के लिए नहीं थे, उसने ये बातें दिल से कही थी। अपने पिछले जन्म और इस जन्म दोनों में ज़ैकरी प्रेस्टन हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करता रहा था। पिछले जन्म में उसने कई बार मुश्किल समय में उसका साथ दिया था, लेकिन कारा प्रेस्टन के उकसावे पर उसे हमेशा लगता था कि ज़ैकरी प्रेस्टन उसके साथ बुरा बर्ताव करता है, इसलिए उनके बीच पिता बेटी का रिश्ता बस ठंडा ही रहा था। अपने पिछले जीवन में उसने कुछ ऐसे काम किए थे जिनसे ज़ैकरी प्रेस्टन निराश हुए थे, और जब तक उसकी मृत्यु हुई तब तक वे दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके थे। चैप्टर 9। ज़ैकरी प्रेस्टन ने सिर हिलाया। सच कहूँ तो मुझे भी तुम्हारी इतनी कम उम्र में शादी करना पसंद नहीं है। पढ़ाई जारी रखना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्योंकि तुमने ये रास्ता चुना है, इसलिए तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। तुम इस बार की तरह मनमानी नहीं कर सकती। ठीक है, वेरा ने सिर हिलाया। लेकिन माँ का क्या होगा? ज़ैकरी ने बीच में टोकते हुए कहा, अपनी माँ को मेरे भरोसे छोड़ दो। धन्यवाद पापा। वेरा की आंखें चमक उठी। आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। यह उनके जीवन में या शायद आखिरी बार था जब उन्होंने ज़ैकरी प्रेस्टन से इतने स्नेह से बात की थी। ऐसे दौर में जब लोग अपनी भावनाओं को लेकर काफी संयमित रहते थे, उनके शब्दों ने ज़ैकरी को थोड़ा असहज कर दिया। उसने बात का विषय बदल दिया। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? मैं तुम्हारे लिए नूडल्स का एक कटोरा बना देता हूँ। वेरा ने सिर हिलाया। ज़ैकरी ने जल्दी से नूडल्स पकाए और 2 तले हुए अंडों के साथ उन्हें बाहर ले आया। 2 अंडों को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि प्रेस्टन परिवार गरीब तो नहीं था। आखिरकार ज़ैकरी की तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन रोना लैंगडन बेहद कंजूस थी। वे महीने में एक बार भी मुश्किल से मांस खरीदते थे, और अंडे तो घर में बहुत ही कीमती चीज थे। वेरा को तो आमतौर पर कभी अंडा नहीं मिलता था। 2 अंडे कोई बड़ी बात नहीं थे, लेकिन वे ज़ैकरी की भावनाओं को दर्शाते थे। तब उसे पता चला कि दिल से वह सचमुच और ईमानदारी से उसे अपनी बेटी मानता था। तुम किस लिए घूर रहे हो? जल्दी करो और खाना खाओ, ज़ैकरी ने आग्रह किया। आंसू रोकते हुए वेरा ने चॉपस्टिक उठाए और बड़े बड़े निवालों में नूडल्स खाने लगी। लंबे समय से भूली हुई गर्माहट उसके दिल में भर उठी। उसने मन ही मन ये प्रतिज्ञा की, आज से मैं उन्हीं के लिए जीऊंगी जो सचमुच मेरी परवाह करते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। और जो लोग मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं, मैं उन पर कोई दया नहीं दिखाऊंगी। ऊपर रोना लैंगडन का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। कारा ने विनम्रता से कहा, माँ, गुस्सा मत होइए। आखिर वह आपके साथ पली बड़ी नहीं है। वह आपकी अच्छी मंशा को कैसे समझ सकती है? वो बिल्कुल बेवकूफ़ है। रोना ने दांत पीसते हुए कहा, केन परिवार इतना धनी है। उनके परिवार में शादी करने का मतलब ऐशो आराम की जिंदगी होती, और वो तो शादी से ही भाग गई, जिससे मेरी सबके सामने बेइज्जती हो गई। कारा ने चिंतित भाव से कहा, लेकिन सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि पापा उसे वापस स्कूल जाने देंगे। रोना ने गुस्से से कहा, तुम्हारे पिता को हमेशा अच्छा आदमी बनना पड़ता है और मुझे खलनायक बनना पड़ता है। कारा ने रोना को समझाने की कोशिश करने से पहले स्थिति का अच्छी तरह से आकलन किया। इस बार वह शादी से भाग गई है। अगर अब उसकी शादी केन परिवार में भी हो जाए तो वे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। और आखिर वह तुम्हारी सगी बेटी है। तुम उसे दुख में नहीं देखना चाहोगी, है ना? उसे वापस स्कूल क्यों नहीं जाने देती? बेशक रोना इस बात से सहमत नहीं थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वेरा को उसकी जैविक बेटी के रूप में जाना जाता था और ज़ैकरी वेरा का पक्ष ले रहा था। अगर वेरा ने कोई बड़ा हंगामा किया तो बदनामी उसी की होगी। लेकिन वेरा की शादी के लिए मिले सगाई के उपहार को लौटाने के ख्याल से ही वह निच्छुक हो गई। जिस तरह की वह है, पढ़ाई करने के बाद भी वह कभी कुछ नहीं बन पाएगी। ये तो बस पैसों की बर्बादी है। कारा उसे समझाती रही, वैसे भी इस सेमेस्टर की फीस तो पहले ही जमा हो चुकी है। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में अब 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय बचा है। अगर वो परीक्षा में बुरी तरह फेल भी हो जाती है
तो माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी और पापा भी उसका बचाव नहीं कर पाएंगे। रोना हिचकिचाए। उसे वेरा बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसने सालों पहले बच्चों की अदला बदली के बारे में ज़ैकरी को बताने की हिम्मत कभी नहीं की थी, इसलिए वह बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकती थी। उसका चेहरा एकदम ठंडा था जब उसने कहा, वह कितनी लापरवाह है। जब से वह वापस आए हैं, इस घर में एक दिन भी शांति नहीं रही। हमेशा कोई न कोई समस्या बनी रहती है। वह सचमुच मनहूस है। चैप्टर 10। ज़ैकरी प्रेस्टन के ऊपर आने से पहले कारा प्रेस्टन ने कुछ और समझाने बुझाने की कोशिश की। प्यार से उसे पापा कहकर पुकारने के बाद कारा वापस नीचे चली गई। उसके समझाने बुझाने से रोना लैंगडन का लहजा काफी नर्म पड़ गया था। ज़ैकरी को ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ा और रोना वेरा ज़ेवियर को स्कूल वापस भेजने के लिए राजी हो गई। जैसे ही कारा प्रेस्टन बाहर आए, उसने वेरा ज़ेवियर के कमरे से आ रही रोशनी पर एक नज़र डाली। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। उसके विचार में वेरा ज़ेवियर का शादी से भाग जाना कोई बुरी बात नहीं थी। पूरा मामला इतना बड़ा घोटाला बन गया था कि वेरा की प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो गई थी। अब उसे वेस्ली केन से बेहतर कोई नहीं मिलेगा। वेरा की पढ़ाई लिखाई के बारे में तो कारा का रवैया और भी निराशाजनक था। वह जानती थी कि वेरा अपनी बातों की वजह से हमेशा स्कूल में सबसे निचले पायदान पर रहती थी, लेकिन उसका ये भी मानना था कि ग्रामीण शिक्षा की तुलना शहर की शिक्षा से नहीं की जा सकती। आखिर ग्रामीण इलाके की लड़की अच्छे नंबर कैसे ला सकती है? वह वेरा के दुखद भविष्य की लगभग कल्पना कर सकती थी। वह बेहद खुश मिजाज में अपने कमरे में लौटी। वेरा ज़ेवियर अपने कमरे में बैठी थी, जो पूरे प्रेस्टन निवास में सबसे छोटा कमरा था। यह इतना छोटा था कि इसमें एक छोटा सा बिस्तर आ सके और उसके बगल में एक छोटी सी नाइटस्टैंड रखी थी। बाकी सारा फर्नीचर दीवार से सटा हुआ था। इसके अलावा बिस्तर के नीचे एक जर्जर अलमारी थी, जिसमें केवल कुछ पुराने कपड़े ही रखे थे। उसके कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी, जो दीवार के पास फंसी हुई थी और इतनी छोटी थी कि उसमें से मुश्किल से एक व्यक्ति निकल सकता था। ये वसंत ऋतु का आखिरी समय था और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो रही थी, इसलिए अभी ज्यादा गर्मी नहीं थी। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तो अंदर किसी स्टीमर की तरह घुटन होगी। उन्होंने कहा कि जन्म के समय उसे और कारा प्रेस्टन को बदल दिया गया था, लेकिन प्रेस्टन परिवार में उस घर में लौटने पर जो उसका होना चाहिए था, उसे हर कदम पर बहिष्कृत किया गया। अंततः वह फिर भी एक बाहरी ही रही। इस घर में केवल ज़ैकरी प्रेस्टन ही उसके साथ वास्तव में अच्छा व्यवहार करता था। आज बहुत कुछ हो चुका था। उसे अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ पल शांति की जरूरत थी। उसने एक दराज खोली। वह खाली थी। उसकी किताबें पहले उसमें हुआ करती थीं, लेकिन रोना लैंगडन ने उन सभी को निकाल लिया और उन्हें रद्दी कागज के रूप में बेच दिया। अपने पिछले जीवन में प्रेस्टन परिवार के साथ झेली गई हर बात को याद करते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भविष्य में जो भी हो, कम से कम मैं जीवित और स्वस्थ तो हूँ, और जब तक मैं जीवित हूँ संभावनाएं अनंत हैं। वह दीवार को खाली निगाहों से घूरती रही और फिर उसने दीवार के दूसरी तरफ कारा प्रेस्टन को देखा। उस समय कारा प्रेस्टन एक कपड़े की गुड़िया पर सुई से वार कर रही थी, जिस पर वेरा ज़ेवियर नाम लिखा हुआ था। सार्वजनिक रूप से उसके चेहरे पर दिखने वाला सौम्य भाव गायब हो गया था। उसकी जगह एक भयानक क्रूर नजर आ गई थी। उसकी आंखों में जहर भरा हुआ था। गुड़िया पर वार करते हुए वह कुछ बुदबुदा रही थी। कारा प्रेस्टन का कमरा उसके कमरे से कहीं बेहतर था। एक क्वीन साइज बेड पर फूलों की प्रिंट वाली चादर और रजाई बिछी हुई थी। बगल में एक बड़ी अलमारी होने के बावजूद भी कमरा काफी खुला खुला लग रहा था। इसमें एक ड्रेसिंग टेबल, एक डेस्क और डेस्क पर एक रेडियो भी था। वेरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने हाथ बढ़ाकर दीवार को छुआ। वह असली थी। उसकी आंखों में थोड़ी जलन महसूस हुई। जब उसने दोबारा देखा तो उसे कारा प्रेस्टन कहीं नहीं दिखी, बस ठोस दीवार ही नजर आई। उसने उलझन में अपनी आंखें मली और फिर से दीवार को खाली निगाहों से देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक बार फिर कारा प्रेस्टन पर पड़ी। कारा ने गुड़िया नीचे रख दी थी और सोने के लिए कपड़े उतारने लगी थी। उसे तुरंत समझ आ गया, उसके पुनर्जन्म ने उसे एक्सरे दृष्टि की महाशक्ति प्रदान कर दी थी। यह विचार थोड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन चूंकि उसका पुनर्जन्म पहले ही हो चुका था, इसलिए दीवारों के आर पार देखने की क्षमता प्राप्त करना उसके लिए स्वीकार करना उतना मुश्किल नहीं था। वेरा को अपने पिछले जीवन की घटनाएं याद आई और उसने नथानिएल नाथन के बारे में सोचा, जिसने अपनी अंतिम सांस तक उसकी रक्षा की थी। उसकी नाक में जलन होने लगी। मेरा पुनर्जन्म हुआ है, उसने दृढ़ निश्चय किया।
मैं वही गलतियां दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मैं अपना जीवन पूरी तरह से जीऊंगी। पुनश्च आज 20वीं प्यार का इजहार करने का एक शानदार दिन है। इसलिए मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर खुलकर और साफ साफ कहना चाहती हूँ, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ।